तो इन्फोसिस के जो हालिया तिमाही नतीजे हैं, उन्हें सिर्फ आंकड़ों का खेल समझना मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी भूल होगी। हाँ, नंबर जरूर आए हैं, लेकिन इन नंबरों के पीछे एक बहुत बड़ी और दिलचस्प कहानी छिपी हुई है, और वो कहानी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। बिल्कुल। और ये नतीजे मतलब वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही के, ये एक ऐसे समय में आए हैं जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था थोड़ी डामाडोल है, कंपनियां फूक फूक कर कदम रख रही हैं। लेकिन इन स्रोतों को देखकर एक बात साफ है, इन्फोसिस सिर्फ अपनी जगह पे खड़ी नहीं है, बल्कि उसने तय कर लिया है कि उसे आगे किधर जाना है। हाँ, और किस रफ्तार से जाना है? तो चलिए आज इन स्रोतों की गहराई से पड़ताल करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये आंकड़े इन्फोसिस की एआई केंद्रित रणनीति के बारे में क्या बताते हैं, और एक पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं जो इन सभी रिपोर्ट्स में छिपी है। एक तरफ एआई की इतनी बातें और दूसरी तरफ हजारों नई नौकरियां, ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? अच्छा, तो सबसे पहले बड़े बड़े नंबर्स पर नजर डालते हैं। पहली नजर में कुछ आंकड़े शायद बहुत ज्यादा उत्साहित न करें, जैसे तिमाही दर तिमाही राजस्व में सिर्फ 0.6% की मामूली बढ़ोतरी। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा और गहरे जाएं, एक नंबर सामने आता है जो चौंका देता है। $4.8 बिलियन की बड़ी डील्स। हाँ, 4.8 बिलियन, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। पर सवाल यह है कि क्या ये बस पुराने डर्रे वाले बड़े आईटी प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर एआई का लेबल लगा दिया गया है, या यहाँ वाकई कुछ नया हो रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब इन डील्स की बनावट में छिपा है। इन सोर्सेस के मुताबिक इन 4.8 बिलियन डॉलर्स की डील्स का 57% हिस्सा नेट न्यू है। नेट न्यू? हाँ, नेट न्यू। अब ये सुनने में कॉर्पोरेट शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि ये काम मौजूदा ग्राहकों से ही नहीं मिला, बल्कि ये बिल्कुल नए प्रोजेक्ट्स और नए ग्राहक हैं जिन्हें इन्फोसिस ने जीता है। अच्छा। और किसी भी कंपनी के लिए नए ग्राहक जीतना उसकी सेहत का सबसे बड़ा सबूत होता है। ये दिखाता है कि कंपनी बाजार में अपनी जगह बना रही है। और इन डील्स में मुझे एक डील खास तौर पर चौंका रही है। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस मतलब NHS के साथ $1.6 बिलियन की डील। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या ये बस NHS के कंप्यूटरों को चालू रखने या उनका सॉफ्टवेयर मेंटेन करने का कॉन्ट्रैक्ट है, या कुछ और है? नहीं, यहीं पर तो कहानी दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ एक IT सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये AI का इस्तेमाल करके ब्रिटेन की स्वास्थ्य सेवाओं के पूरे सिस्टम को एक तरह से बदलने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अच्छा। हाँ, इसमें AI की मदद से मरीजों के डेटा को बेहतर तरीके से मैनेज करना, बीमारियों का जल्दी पता लगाना और हॉस्पिटल के कामकाज को ज्यादा कुशल बनाना, ये सब शामिल है। ये इस बात का सटीक उदाहरण है कि इन्फोसिस अब खुद को सिर्फ एक बैक एंड IT सपोर्ट वाली कंपनी नहीं, बल्कि कोर बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में पार्टनर के तौर पर देख रही है। ठीक है, तो अगर इस तरह की बड़ी और भविष्य पर केंद्रित डील्स मिल रही हैं, तो ये समझ आता है कि कंपनी का आत्मविश्वास क्यों बढ़ा हुआ है। और शायद इसी वजह से उन्होंने पूरे साल के लिए अपने रेवेन्यू ग्रोथ के अनुमान को 3% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया है। आज के माहौल में अपना अनुमान बढ़ाना एक बहुत साहसी कदम है। बिल्कुल, ये बाजार को एक बहुत मजबूत संकेत देता है। जब आपके प्रतियोगी भविष्य को लेकर सतर्क हैं, तब आप कह रहे हैं कि नहीं, हमें लगता है कि हम और बेहतर करेंगे। ये सिर्फ हवा में कही गई बात नहीं है, ये उन 4.8 बिलियन डॉलर्स की डील्स के दम पर कहा जा रहा है। साथ ही उन्होंने 20 से 22% के अपने ऑपरेटिंग मार्जिन के अनुमान को भी बनाए रखा है, जो दिखाता है कि ये ग्रोथ मुनाफे की कीमत पर नहीं आ रही है। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या हो रहा है, मतलब बड़ी AI केंद्रित डील्स आ रही हैं, लेकिन अब सवाल है कैसे? ये सब हो कैसे रहा है? इन रिपोर्ट्स में बार बार एक लाइन आती है कि इन्फोसिस अब एक AI ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर है। क्या ये सिर्फ एक अच्छी मार्केटिंग लाइन है, या इसके पीछे कोई ठोस काम भी हो रहा है? आंकड़े तो ये इशारा करते हैं कि ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी अपने टॉप 200 क्लाइंट्स में से 90% के साथ किसी न किसी AI प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। 90%? हाँ, 90%। और ये कोई छोटे मोटे पायलट प्रोजेक्ट्स नहीं है, ये बड़े पैमाने पर हो रहा है। 4,500 से ज्यादा AI प्रोजेक्ट्स पहले से ही चल रहे हैं। ये संख्याएं बताती हैं कि AI अब कंपनी के लिए कोई भविष्य की टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि आज की हकीकत बन चुका है। एक मिनट, एक आंकड़ा है जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया है। AI की मदद से 28 मिलियन यानी 2 करोड़ 80 लाख लाइंस का कोड लिखा जा चुका है।
ये सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। इसका इन्फोसिस के एक आम सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए क्या मतलब है? क्या उसकी नौकरी खतरे में है? ये सीधा हमारी उस पहेली से जुड़ता है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। अभी के लिए इसका मतलब ये नहीं है कि डेवलपर की नौकरी खतरे में है, इसका मतलब है कि उसका काम बदल रहा है। अच्छा। हाँ, जो रूटीन दोहराव वाला कोडिंग का काम था वो अब एआई कर रहा है। इससे डेवलपर को ज्यादा मुश्किल, ज्यादा रचनात्मक कामों के लिए समय मिल रहा है, जैसे सिस्टम को डिजाइन करना, क्लाइंट की समस्या को समझना और एआई के लिखे कोड को जांचना और बेहतर बनाना। तो ये रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि ऑगमेंटेशन है, मतलब इंसान की क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, ये समझ में आता है। तो ये सिर्फ कोड लिखने तक सीमित नहीं है। मैंने पढ़ा कि उन्होंने एआई के लिए 6 खास क्षेत्र भी पहचाने हैं। ये किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की स्लाइड जैसा लगता है, लेकिन क्या इनमें से कोई एक क्षेत्र बाकियों से ज्यादा महत्वपूर्ण है? हाँ, उन्होंने 6 क्षेत्रों की बात की है, जैसे एआई इंजीनियरिंग, डेटा मैनेजमेंट, एआई एजेंट्स वगैरह। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे कि इनमें सबसे रणनीतिक कौन सा है, तो मैं 2 का नाम लूंगी। पहला है एआई ट्रस्ट और रिस्क सर्विसेज। आज की दुनिया में हर कोई एआई को लेकर थोड़ा डरा हुआ है, डेटा प्राइवेसी, गलत फैसले, पक्षपात भी। बिल्कुल। ऐसे में जो कंपनी ये भरोसा दे सकती है कि उसका बनाया एआई सुरक्षित और जिम्मेदार है, वो एक बहुत बड़ा फायदा उठाएगी। और दूसरा है रोबोट्स और मशीनों जैसी फिजिकल डिवाइस में एआई का इस्तेमाल। ये भविष्य की तैयारी है। और ये सब वो अकेले नहीं कर रहे हैं ना? मैंने कॉग्निशन नाम की एक कंपनी के साथ उनकी पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा, जो डेविन नाम का एक एआई एजेंट बनाती है। ये डेविन क्या चीज है और ये इस पूरी कहानी में कहाँ फिट बैठता है? डेविन इस कहानी का एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। डेविन को आप एक तरह से एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कह सकती हैं। आप उसे एक मुश्किल इंजीनियरिंग टास्क देते हैं और वो उसे खुद ब खुद बिना किसी इंसानी मदद के पूरा कर सकता है। अच्छा, मतलब पूरी तरह से ऑटोमेटिक? हाँ, कॉग्निशन के साथ पार्टनरशिप ये दिखाती है कि इन्फोसिस सिर्फ अपने अंदरूनी टूल्स पर निर्भर नहीं है, वो दुनिया में जो सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है उसे अपने इकोसिस्टम का हिस्सा बनाने के लिए तैयार है। ये एक संकेत है कि भविष्य में शायद इंसानी डेवलपर्स की टीमें एआई एजेंट्स के साथ मिलकर काम करेंगी। ये सब सुनने में बहुत भविष्यवादी और हाईटेक लगता है, लेकिन क्या इसका असर इन्फोसिस के पारंपरिक बिजनेस सेक्टर्स पर भी दिख रहा है? क्या ये एआई रणनीति असल में पैसा कमा रही है? चलिए अलग अलग सेक्टर्स के प्रदर्शन को देखते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में लगभग 4% की ग्रोथ है, जो काफी अच्छी मानी जाएगी। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में एआई का इस्तेमाल अब सिर्फ लागत बचाने के लिए नहीं हो रहा है। बैंक और फाइनेंस कंपनियां अब एआई का इस्तेमाल ग्रोथ के नए अवसर पैदा करने के लिए कर रही हैं, जैसे धोखाधड़ी का तुरंत पता लगाना, ग्राहकों को व्यक्तिगत सलाह देना या लोन देने की प्रक्रिया को तेज करना। बिल्कुल, इन्फोसिस इस बदलाव का फायदा उठाने के लिए सही जगह पर है। और बाकी सेक्टर्स का क्या हाल है? एनर्जी और यूटिलिटीज के बारे में क्या खबर है? मुझे लगता है कि एआई डेटा सेंटर्स की वजह से वहां भी काफी हलचल होगी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। दुनिया भर में एआई को चलाने के लिए विशाल डेटा सेंटर्स बन रहे हैं और इन डेटा सेंटर्स को भारी मात्रा में बिजली चाहिए। इससे यूटिलिटी कंपनियों की डिमांड बढ़ रही है। साथ ही एनर्जी कंपनियां खुद भी अपने काम को बेहतर बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रही हैं, जैसे तेल और गैस की खोज में। लेकिन मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि रिटेल सेक्टर में कंपनियां थोड़ी सावधानी बरत रही हैं। हाँ, रिटेल सेक्टर में थोड़ी अनिश्चितता है, शायद व्यापार नीतियों और टैरिफ को लेकर। इसलिए वहां की कंपनियां अभी बड़े खर्च करने से बच रही हैं। उनका ध्यान फिलहाल एआई का इस्तेमाल करके अपनी सप्लाई चेन को बेहतर बनाने पर है। लेकिन एक बाजार है जो इन सब में सबसे अलग चमक रहा है, और वो है यूरोप। हाँ, यूरोप में साल दर साल 7.2% की ग्रोथ, ये बहुत प्रभावशाली है। आमतौर पर हम अमेरिका को टेक्नोलॉजी का केंद्र मानते हैं, तो यूरोप में इतनी तेज ग्रोथ की खास वजह क्या है? ये फिर से हमारी एआई ट्रस्ट वाली बात से जुड़ता है। यूरोप में डेटा प्राइवेसी और एआई को लेकर दुनिया के सबसे सख्त कानून है, जैसे जीडीपीआर। वहां की कंपनियां किसी ऐसे पार्टनर के साथ काम करना चाहती हैं जो इन कानूनों को सिर्फ समझता ही नहीं बल्कि उनका सम्मान भी करता है। तो इन्फोसिस की एआई ट्रस्ट और रिस्क सर्विसेज वाली पेशकश उन्हें वहां एक कॉम्पिटिटिव एज देती है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि जिम्मेदार एआई सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक बिजनेस अवसर भी है। चलिए अब उस पहेली पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। एक तरफ ये सब ऑटोमेशन, एआई कोडर्स, एआई एजेंट्स,
और दूसरी तरफ इन रिपोर्ट से पता चलता है कि इन्फोसिस ने अपनी टीम का आकार बढ़ाया है। उनकी कुल कर्मचारियों की संख्या 3,37,000 से ज्यादा हो गई है। ये क्या हो रहा है? ये इस पूरी चर्चा का सबसे अहम सवाल है और स्रोतों को देखकर इसका जवाब दो हिस्सों में मिलता है। पहला, एआई क्रांति को जमीन पर उतारने के लिए अभी भी बहुत सारे इंसानों की जरूरत है। आपको एआई मॉडल्स को ट्रेन करने, उन्हें क्लाइंट के सिस्टम में इंटीग्रेट करने, उनके नतीजों को समझाने के लिए लोग चाहिए। और दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि काम का स्वरूप बदल रहा है। इन्फोसिस अब सिर्फ सामान्य सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की फौज नहीं बना रही है। उनका जोर खास तौर पर एआई इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट्स और मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स की भर्ती पर है। और इन स्किल्स के लिए वो बाजार से ज्यादा सैलरी देने को भी तैयार हैं। तो ये संख्या बढ़ाने की बात नहीं है? नहीं, ये अपनी टीम की क्षमता को भविष्य के लिए तैयार करने की बात है। वो कल की लड़ाई के लिए आज सेना तैयार कर रहे हैं। तो ये कम लोगों की नहीं बल्कि अलग तरह के लोगों की कहानी है। और क्या मौजूदा कर्मचारी इस बदलाव से खुश हैं? ऐसा लगता है। कंपनी में नौकरी छोड़ने वालों की दर, जिसे एट्रिशन कहते हैं, उसमें लगातार गिरावट आ रही है। ये एक संकेत है कि कर्मचारी कंपनी की दिशा में भरोसा करते हैं और उन्हें अपना भविष्य यहाँ सुरक्षित लगता है। ठीक है, तो वो भविष्य के टैलेंट में भारी निवेश कर रहे हैं, लेकिन क्या वो ये सब करते हुए आज मुनाफा भी कमा पा रहे हैं? उनके ऑपरेटिंग मार्जिन 21.2% पर स्थिर हैं। इसके पीछे क्या राज है? रिपोर्ट्स में प्रोजेक्ट मैक्सिमस का जिक्र है, ये क्या है? प्रोजेक्ट मैक्सिमस नाम सुनने में भले ही किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा लगे, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसके दो मुख्य पहलू हैं। पहला, कंपनी के अंदरूनी कामों में ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेशन का इस्तेमाल करना, और दूसरा, ग्राहकों से पैसे लेने का तरीका बदलना। पहले वो कहते थे हमारे 100 घंटे के काम के इतने पैसे दो। अब वो कह रहे हैं हम आपकी ये समस्या सुलझा देंगे जिससे आपको करोड़ों का फायदा होगा। उस फायदे का एक छोटा हिस्सा हमें दे देना। अच्छा, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। एग्जैक्टली, ये एक ज्यादा मुनाफे वाला मॉडल है। और निवेशकों का क्या? क्या उनके लिए भी इस कहानी में कुछ है? उनके लिए तो बहुत अच्छी खबर है। कंपनी ने हाल ही में अपना अब तक का सबसे बड़ा शेयर बायबैक पूरा किया है और शेयरधारकों को 18,000 करोड़ रुपए लौटाए हैं। ये दिखाता है कि मैनेजमेंट सिर्फ कंपनी को बढ़ाने पर ही नहीं, बल्कि अपने निवेशकों को सीधा फायदा पहुंचाने पर भी ध्यान दे रहा है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो इन सभी आंकड़ों, रणनीतियों और विरोधाभासों को मिलाकर क्या तस्वीर उभरती है? इन्फोसिस की ये तिमाही सिर्फ कुछ प्रतिशत की ग्रोथ की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक बड़ी कंपनी की कहानी है जो एक बहुत बड़े तकनीकी बदलाव के बीच में है और खुद को उसके लिए पूरी तरह से बदल रही है। ये एक ऐसी कंपनी की तस्वीर है जो डिमांड आने का इंतजार नहीं कर रही, बल्कि डिमांड आने से पहले ही निवेश कर रही है। चाहे वो 20,000 एआई इंजीनियर्स की भर्ती हो या डेवन जैसी भविष्य की टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप, वो आने वाले एआई ड्रिवन ग्रोथ के दौर के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। सही। इन सभी स्रोतों को खंगालने के बाद मेरे मन में एक बड़ा सवाल घूम रहा है। अभी तक हमने एआई को सर्विस इंडस्ट्री के लिए एक टूल या सहायक के रूप में देखा है, लेकिन जब एआई सिर्फ कोड लिखने या डेटा एनालाइज करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि डेवन जैसे एजेंट्स खुद एक पूरी सर्विस बन जाएंगे जो शुरू से आखिर तक एक प्रोजेक्ट को संभाल सकते हैं, तब सर्विस इंडस्ट्री का असली चेहरा कैसा दिखेगा? तब इन्फोसिस जैसी कंपनी का मॉडल क्या होगा? ये सोचने वाली बात है।